सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ नीति आयोग के सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। चलिए, हाल ही में एसडीजी इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स का डैशबोर्ड समझते हैं ना, डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। डैशबोर्ड क्या होता है? जैसे में आप कोई भी ऐप्स वगैरह चलाते हैं, कोई भी साइट वगैरह आप देखते होंगे तो वहाँ एक डैशबोर्ड का ऑप्शन देता है, डैशबोर्ड का ऑप्शन देता है जो अपडेटेड होता है। उस ऐप्स में, उस साइट पर जो भी अपडेटेड चीज़ किया जाता है तो उसको वहाँ पे प्रदर्शित होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डैशबोर्ड का तीसरा संस्करण जारी किया है कौन? एसडीजी इंडिया इंडेक्स का। इस सूचकांक में केरल 75 अंक के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। केरल को 75 अंक मिला है और ये फर्स्ट स्थान पे है, जबकि बिहार 52 अंक के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। यानी कि केरल ऊपर से फर्स्ट है और बिहार नीचे से फर्स्ट है। बिहार कितना अंक लाया है? 52 अंक। और केरल कितना अंक? 75 अंक। आइए देखिए, यहाँ पे शीर्ष राज्यों की रैंकिंग है। यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर केरल है, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को लिया गया है, तीसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश है, गोवा, कर्नाटक एवं उत्तराखंड को, चौथा स्थान पर सिक्किम, पाँचवा स्थान पर महाराष्ट्र को दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए सबसे नीचे के राज्य है, यानी कि सबसे नीचे के राज्य देखिए, यहाँ पर बिहार है, फिर बिहार के बाद यहाँ पे झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, नागालैंड और उड़ीसा। यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? बिहार का। उसके बाद सबसे खराब किसका? झारखंड का। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? केरल का। कितना अंक पाया है? 75 अंक। बिहार कितना अंक पाया है? 52। किस में? तो एसडीजी इंडेक्स में। एसडीजी इंडेक्स का कैमा संस्करण जारी किया गया है? तीसरा संस्करण। आगे देखिए, अगला टॉपिक है भारत नवाचार सूचकांक 2020 नीति आयोग। यहाँ पे जो जारी किया है भारत नवाचार सूचकांक 2020 कौन जारी किया है? नीति आयोग। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों की सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है। रैंकिंग है, राज्य है, स्कोर है। कर्नाटक देखिए फर्स्ट रैंक पे रहा है और सबसे लास्ट रैंक पे उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिखा रहा है 9वां स्थान पर। तो वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा लाया गया है भारत नवाचार सूचकांक, जिसमें बड़े राज्यों की सूची में कर्नाटक पहले स्थान पर है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से। ठीक है, पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें हिमाचल प्रदेश पहला स्थान पर है पहाड़ी राज्यों में, उत्तराखंड दूसरा स्थान पर है, मणिपुर तीसरा स्थान पर, सिक्किम चौथा स्थान पर, मिजोरम पाँचवां स्थान पर। ये सब पहाड़ी राज्यों में नवाचार का सूचकांक दिखाया गया है। ये जो नवाचार सूचकांक किसके द्वारा लाया गया है? नीति आयोग के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश, छोटे राज्य, दिल्ली पहले स्थान पर है, लक्षद्वीप न्यूनतम यानी सबसे लास्ट स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जो कह सकते हैं, सबसे लास्ट स्थान पे लक्षद्वीप है। अब देखिए शिक्षा सूचकांक रैंकिंग, शिक्षा सूचकांक रैंकिंग को देख लीजिए। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 19-20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तो शिक्षा सूचकांक रैंकिंग में देखिए शीर्ष 5 राज्य है। पंजाब का स्कोर है 1000 में 929 स्कोर है। और आगे देख लीजिए चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ इसका 912 स्कोर है 1000 में दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे, केरल चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नीचे के 5 राज्य देखिए, लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से क्या पता चला कि शिक्षा सूचकांक में शीर्ष 5 राज्यों में पंजाब पहले स्थान पर है और उसके बाद और नीचे के 5 राज्य हैं ना, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? तो लद्दाख का। यहाँ देखिए लद्दाख का 545 स्कोर लाया है। फिर मेघालय का 649 है, छत्तीसगढ़ का यहाँ देखिए 700 है,
लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर किसका दिखाई पड़ रहा है? केरल का 901, तमिलनाडु का 906, चंडीगढ़ का 912 और 929 किसका दिखाई पड़ा? पंजाब का। तो शिक्षा सूचकांक जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, आइए समग्र शिक्षा अभियान 2। ये जो समग्र शिक्षा अभियान 2 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक चलने वाला इस अभियान पर 2.94 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च होंगे। अभियान के तहत अब 3 साल के उम्र से ही बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा, यानी सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल दिखाई देंगे। इस एकीकृत योजना के तहत प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सरकारी व सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ छात्र व 57 लाख शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। कुल योजना खर्च केंद्र का हिस्से का करीब 1.85 लाख करोड़ रुपया होगा। समग्र शिक्षा अभियान ये जो 2 है 2.0 सभी वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा पहुंचाएगा। इसमें बचपन में देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जैसे नए आयाम जोड़े गए हैं। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में स्कूलों में समावेशी व खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। आगे देखिए, स्कीम के अंतर्गत सरकारी स्कूल में प्री प्राइमरी स्तर के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षण पाठ्य सामग्री, स्वदेशी खेल खिलौने, खेल आधारित गतिविधियों के लिए सालाना 5,000 रुपये तक का प्रावधान किया गया है। बच्चों तक योजना का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और आईटी पर आधारित माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। चरणबद्ध ढंग से बाल वाटिका बनाने, शिक्षण पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के साथ साथ स्मार्ट क्लासों की भी व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए, शिक्षा मंत्री के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष सहायता की जरूरत बाल बालिकाओं के लिए अलग समान मानदेय की व्यवस्था, सीखने व प्रक्रिया की निगरानी, शिक्षकों की क्षमता के विकास के परीक्षण कार्य का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक शिक्षण विधियों का भी विकास होगा। योजना के विस्तार के तहत स्कूलों में ऐसे समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी ज़रूरतों और बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमताओं का ख्याल रखता है। ये है समग्र शिक्षा अभियान 2.0। ठीक है, तो समग्र शिक्षा अभियान में क्या क्या विशेषता है आप यहाँ पर देख लिए। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले टॉपिक में, जहाँ पे समझाने की आवश्यकता पड़ती है विशेष तौर पे, और क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं उस जगह पे हम विशेष चर्चा करते हैं। और बाकी रीडिंग मार करके आप थोड़ा ध्यान से वीडियोज़ को देखिएगा, समझिएगा, खुद भी मैगज़ीन को पढ़िए तो वो ज़्यादा आपके लिए काम करेगा। ये सारे वीडियोज़ को देख लेना तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप मैगज़ीन पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो कम से कम किसी एक मैगज़ीन को पकड़िए, कम से कम 4 से 5 बार इधर से उधर हो जाना चाहिए पूरे तरीके से, तब जा कर के आप जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना कर आएगा तो कन्फर्मेशन ज़्यादा उसमें रहेगी। आइए टॉपिक है निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत निपुण भारत की स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसा बनाएगा। निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन किसके तहत ये स्कीम लाई गई है? तो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत यह निपुण भारतीय राष्ट्रीय मिशन लाया गया है। यह मूलभूत साक्षरता पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन है। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय मिशन है जिसके तहत कक्षा 3 तक हर एक बच्चे की पढ़ने लिखने समेत अंकगणित में वांछित क्षमता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अंकगणित वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक। बस इसमें इतना ही ध्यान रखिए कि इसमें समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत लाया गया है क्या? निपुण राष्ट्रीय भारत मिशन। इसमें क्या काम होगा? तो इसमें
कक्षा 3 तक हर एक बच्चे की पढ़ने लिखने व समेकित अंकगणित की वांछित क्षमता सुनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब क्लास 3 तक बच्चे को इतना गणित तो आना ही चाहिए, इतना लिखने के लिए तो आना चाहिए, पढ़ने के लिए तो आना चाहिए, कुछ गणित का एक पैमाना होगा उतना तो आना चाहिए। तो ये एक स्तर, ये एक दायरा सुनिश्चित की जाएगी कक्षा 3 तक, इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए ताकि उसका बेसिक बर्बाद ना हो। तो निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन किसके अंतर्गत? समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के अंतर्गत। और किस लिए? तो इसलिए क्लास 3 तक कि हर एक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंकगणित की वांछित क्षमता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, देखिए बहुत ही चर्चा में रहा था पेगासस। तो पेगासस का जो मुद्दा है, देखिए कुछ इसके बारे में समझ लीजिए पहले। ये पेगासस क्या है? ये इजराइल की एक कंपनी है ना, जो हैकर कंपनी है। वो सिस्टम को हैक कर लेती है, मोबाइल को, सिस्टम को, स्मार्टफोन को, स्मार्ट डिवाइस को ये क्या करती है? हैक कर लेती है। आपके मोबाइल पर कोई कॉल आएगा या फिर कोई मैसेज आएगा, कोई लिंक आएगा, जैसे ही आप उसको टच कीजिएगा या फिर है ना किसी भी प्रकार का एक्टिविटी होगा तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा, आपका डाटा उसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ये मुद्दा में इसलिए बना ये रहा क्योंकि इसमें देश भर के बहुत सारे जो पत्रकार हैं उनकी डाटा चुराई गई थी पेगासस के ज़रिए। तो और उसमें भारत का भी 40 अच्छे पत्रकार का नाम आया था कि इनके डाटा पे हमला हुआ है। ठीक है, तो ये मुद्दा पेगासस का बना हुआ था। तो चलिए हम समझते हैं पहले एक एक लाइन करके। पेगासस स्पाईवेयर कोई मैसेज या लिंक भेजे बिना ही किसी स्मार्टफोन या अन्य स्मार्ट डिवाइस को आसानी से हैक कर लेता है, यानी हैकिंग है ये। इसकी तेज़ी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस मिस्ड वीडियो कॉल के जरिए या 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में ही डिवाइस को हैक कर लेता है। 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, सेकेंड का 10वां हिस्सा में डिवाइस को कर लेगा आपका हैक। हैकिंग की इस आधुनिक तकनीक को जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट कहते हैं। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट कहते हैं। आपसे पूछेगा जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट का नाम क्या? जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट किसे कहते हैं? तो पेगासस है ना, ये हैकिंग की एक विधि है जिसमें सेकेंड का 10वां भाग उतना समय में आपको सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। तो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट है। इजरायली कंपनी के द्वारा बनाए गए दुनिया के इस सबसे कुख्यात सॉफ्टवेयर की कई खासियतें इसे नंबर 1 जासूसी बनाती है ना, यानी कि ये बहुत जासूसी करने में, यानी कि डाटा वगैरह चुराने में ये माहिर कंपनी है। पेगासस स्पाईवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर है इसको जो यूज किया जा रहा था ये निगरानी के लिए किया जाता है। यह पहली बार 2019 में प्रकाश में आया जब आज दुनिया में सर्वाधिक इस्तेमाल वाले जासूसी हथियार में से एक है। लेकिन ये जासूसी का काम किया है, ये जासूसी का हथियार में से एक है। इसे इजराइल की सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप ने निगरानी के लिए विकसित किया था। इसे किसने विकसित किया था? तो इजराइल की एक सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप, इजराइल की कोई कंपनी है, सिक्योरिटी फर्म NSO ग्रुप ने निगरानी के लिए विकसित किया था। लेकिन ये निगरानी अलग ढंग से कर रहा है, ये तो सिस्टम को ही हैक कर रहा है अवैध तरीके से, जिसे केवल सरकारों को बेचा गया है। आगे देखिए, 180 पत्रकारों लेखकों की जासूसी। दुनिया के 10 देशों में 17 मीडिया हाउसों की जांच में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का खुलासा हुआ है। 10 देशों में 17 मीडिया हाउस पर जांच की गई है, तो उसमें पेगासस स्पाईवेयर जासूसी का खुलासा हुआ है कि इनके साथ हमला हुआ है इनके सिस्टम में। इसमें पता चला है कि दुनिया भर के 180 लेखकों, पत्रकारों व जासूसी की गई, जिसमें से 40 भारतीय भी हैं। इसमें 40 भारतीय का भी नाम आया है। इस दौरान पेरिस के NGO फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी 50,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबरों का पता लगाया है जिस पर पेगासस से हमला किया गया था। ठीक है,
तो इस प्रकार से देखते हैं तो पेगासस का हमला यहाँ पर दिखाई पड़ा है, जिससे हमारे सिस्टम को दिक्कत है, हमारे प्राइवेसी को दिक्कत है, देश की प्राइवेसी को दिक्कत है। चलिए अगला टॉपिक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना। समझते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित अपने भाषण में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP नामक बुनियादी विकास की व्यापक योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने 21 दिसंबर 2020 को NIP के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया और अगले 5 वर्ष में इसके लिए 111 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में इस योजना के अहम क्षेत्रों की कमियां दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस मामले में उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना की घोषणा की है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, आगे देखिए। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य के तहत अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपये के लिए निवेश की घोषणा की थी। ठीक है, इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। मैगजीन आप रखिए, खुद भी पढ़िए। जल जीवन मिशन योजना शहरी, ये टॉपिक है। अब देखिए, जल जीवन जो मिशन योजना है इसमें शहरी जोड़ा गया है। इसके पहले ग्रामीण आया था, है ना, और ये क्या है, शहरी है। तो चलिए मैं इसमें कुछ बात आपको मैं बताता हूँ। ये जो जल जीवन मिशन है, तो सबसे पहले जल जीवन मिशन शुरू किया गया था 2019 में। ये 15 अगस्त को 2019 को शुरू किया गया था, है ना। और इसमें जल जीवन मिशन में हमारे मोदी जी बोले थे 15 अगस्त 2019 को, उन्होंने बोला था कि 2024 तक सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति कर दी जाएगी, घर घर पानी पहुंचाई जाएगी पाइप के जरिए 2024 तक। ऐसा उद्देश्य था जल जीवन मिशन का। लेकिन जल जीवन मिशन यहाँ पे जो शब्द लगा है ये शहरी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो SDG 6 है, ये SDG 6 को पूरा करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य को पूरा करेगा। इसमें स्वच्छ जल, पेयजल सुनिश्चित करने की बात की गई है SDG 6 में। तो इस लक्ष्य को ये पूरा करेगा। इसके पहले जो जल जीवन मिशन आया था वो जो ग्रामीण थी, तो केवल गांव में ही स्वच्छ पानी और की आवश्यकता नहीं है, शहर में भी तो है। इसलिए इसका एक पूरक है, जल जीवन मिशन योजना जो है एक ग्रामीण जो थी उसकी पूरक है शहरी, यानी कि पूरे भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता होनी चाहिए। और ये जो है 2026 तक बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, पहले एक लाइन को यहाँ पर। जल जीवन मिशन योजना शहरी वित्त वर्ष 2021-22 के तहत केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य SDG 6 के अंतर्गत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से वर्ष 2026 तक जल का कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा की गई है। जो शहरी वाला है उसका कब तक लक्ष्य है, 2026 तक। कब तक है, 2026 तक। कब तक है, 2026 तक। किस लक्ष्य को पूरा करेगा, SDG 6 को पूरा करेगा। किस लक्ष्य को पूरा करेगा, SDG 6 को पूरा करेगा, नंबर 1। आगे देखिए। गौरतलब है कि यह मिशन जल जीवन मिशन ग्रामीण का ही एक पूरक है, जिसके माध्यम से वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। लेकिन जो ग्रामीण वाला जल जीवन मिशन है वो उसका लक्ष्य कब तक था, 2024 तक। शहरी वाला कब तक बना, 26 तक। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। जल जीवन मिशन शहरी का उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों में बचे हुए घरों में नल कनेक्शन को पहुंचाना, जहां नल कनेक्शन नहीं पहुंचा है वहां नल का कनेक्शन पहुंचाना। 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ घरों को सीवर कनेक्शन की सुविधा पहुंचाना, ठीक है। इस योजना हेतु वित्तीय प्रबंधन, इस योजना के क्रियान्वयन हेतु
2,87,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। कितना पैसा खर्च करेगा? 2,87,000। जल जीवन मिशन उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, नई टीकाकरण नीति, न्यू वैक्सीन पॉलिसी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नई वैक्सीन नीति को 21 जून 2021 को लागू किया गया है। नई नीति में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीका की खरीद केंद्र पर सरकार करेगी। चलिए, कोई वैसा अप्रासंगिक बात अभी वर्तमान समय के लिए फिर भी पढ़ लेते हैं। इस नीति के तहत वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75% टीके केंद्र सरकार खरीदेगी, जबकि बाकी 25% वैक्सीन ये कंपनियां निजी अस्पतालों को बेच सकेगी। इससे पहले सरकार ने 1 मई 2021 को भी एक नई टीकाकरण नीति लागू की थी, जिसमें 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन खरीदने का जिम्मा राज्यों पर डाला गया था। देखिए, ये टॉपिक को यहाँ पर हम छोड़ भी सकते थे, लेकिन पढ़ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको हेजिटेशन ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोई भी टॉपिक छूटा हुआ है। इसलिए लाइन बाय लाइन प्रासंगिक रहे तब पर भी पढ़ना है, नहीं प्रासंगिक रहे तब पर भी पढ़ना है। पढ़ कर निकल जाइए। और पढ़ने में क्या, कुछ ना कुछ तो सीखना ही है। आगे देखिए, नई टीकाकरण नीति की खास बातें क्या हैं। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलेगी, लेकिन अब निजी अस्पताल में पहले की तरह वैक्सीन के लिए मनमानी कीमत नहीं वसूले जाएंगे। कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए अस्पताल अधिकतम 780 रुपये वसूल कर सकते हैं। स्पुतनिक भी वैक्सीन की एक डोज के लिए निजी अस्पताल अधिकतम 1150 रुपये ले सकते हैं। भारत में विकसित टीके कोवैक्सीन की एक डोज के लिए निजी अस्पतालों को अधिकतम 1410 रुपये तक वसूल करने की छूट सरकार ने दी है। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, वे सरकारी या निजी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्रों पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये लग रहा है सूचना एक प्रकार से आपको दे दी गई। चलिए, तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक लास्ट होता है। अगला जो है टिप्पणियाँ चलेगी, टिप्पणियाँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो भी वीडियो पहले डाले गए हैं उनको 2 से 3 बार देखिए, खुद भी मैगजीन को पढ़िए। कम से कम परीक्षा मंथन मैगजीन को 4 से 5 बार, 5 बार कम से कम, 4 बार नहीं 5 बार पढ़ करके आप एग्ज़ाम में जाइए। आप निश्चित ही बना करके आ जाइएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।